हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीआईबी के इलेक्टिव सब्जेक्ट रूरल बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। फटाफट से बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, under which scheme SIDBI provides assistance by way of refinance to scheduled banks like state cooperative banks, urban cooperative banks, private sector banks and foreign banks and selected financial institutions। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सिडबी का मतलब समझो। सिडबी क्या है? देखो, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और ये हमारे देश के अंदर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट और डेवलप करने का काम करती है और उनको हर तरह की फाइनेंशियल और क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सिडबी यहाँ पर सिडबी ने ना एक स्कीम बनाई है जिस स्कीम के अंदर जितने भी यहाँ पर शेड्यूल्ड बैंक्स हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनको रीफाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। रीफाइनेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? तो ये शेड्यूल्ड बैंक्स जो भी लोन देती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, तो सिडबी जो है ये लोन वापस कर देती है किसको? हमारे बैंकों को। जैसे अगर एक बैंक ने मान के चलिए 50 लाख रुपए का लोन दिया माइक्रो इंटरप्राइजेस को, तो सिडबी क्या करेगा? 50 लाख रुपए वापस दे देगा इस बैंक को ताकि इसके पास फंड्स की कमी जो है वो ना हो सके। तो ये जो रीफाइनेंस फैसिलिटी होती है वो किस स्कीम के अंदर दी जाती है? पहले देखो, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज रीफाइनेंस स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन सी स्कीम है जिसके अंदर सिडबी शेड्यूल्ड बैंक्स को रीफाइनेंस प्रोवाइड करती है ताकि वो आगे चलकर जो एमएसएमई सेक्टर है उनको फंडिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सके? कौन सी स्कीम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन ए, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज रीफाइनेंस स्कीम इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज द की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैंक्स अंडर द माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज रीफाइनेंस स्कीम। तो अगर इस स्कीम के अंदर कोई भी शेड्यूल बैंक रीफाइनेंस लेना चाहती है सिडबी से, तो उसे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। तो कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसे बैंकों को फुलफिल करना पड़ता है? पहले देखो, ऑपरेशनल फॉर मिनिमम 3 इयर्स एंड प्रॉफिटेबल फॉर द प्रीवियस 2 इयर्स, यानी कि जो बैंक है वो कम से कम पिछले 3 सालों से काम करती होनी चाहिए, साथ के साथ पिछले 2 सालों के अंदर उसने प्रॉफिट कमाया होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल होता है। उसके बाद होल्डिंग साइजेबल आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो इस बैंक ने अच्छा खासा लोन जो है वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को दिया होना चाहिए। देखो, जब ये बैंक्स माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को लोन देती है तभी सिडबी इनको रीफाइनेंस जो है वो देती है। तो अगर कोई बैंक ऐसा नहीं करती तो उसे रीफाइनेंस नहीं मिल सकता। तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट नॉट लेस देन 9% एट द लेवल ऑफ एनपीए नॉट एक्सीडिंग 10%। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स होता क्या है वो समझ लीजिए। तो जब भी कोई बैंक यहाँ पर लोन देती है, ठीक है, तो वो जो लोन्स एंड एडवांसेस होता है वो बैंक की क्या होती है? एसेट्स होती हैं। और उन एसेट्स में से कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनके ऊपर बैंक को डाउट होता है। डाउट होने का मतलब क्या हो सकता है? कि जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट कर दे, वो पैसा ना दे, तो इन एसेट्स को हम रिस्की एसेट कहते हैं। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर रिस्की एसेट्स होती है ना, उसके कंपैरिजन में बैंकों को एक मिनिमम कैपिटल जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे अगर बैंक की मान के चलो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की रिस्की एसेट्स हैं, 10% यहाँ पर अगर रेशियो है तो उसे 10%, इसका 10% कितना आ जाएगा? 10 करोड़ कैपिटल जो है अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि अगर बाई चांस ये बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो वो इस लॉस को जो है वो कवर कर पाए। और इस रेशियो को, ये जो 10% है ना, इसी रेशियो को हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो कहते हैं। तो ये 9% से कम नहीं होनी चाहिए बैंक की। साथ ही साथ उसकी जो एनपी है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो नॉट परफॉर्मिंग एसेट है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है एक बैंक को। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। तो अगर कोई बैंक सिडबी से रीफाइनेंस स्कीम के अंदर रीफाइनेंस चाहती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहती है, तो उसे ये सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप द सिडबी मेक इन इंडिया फंड? देखो, सिडबी ने एक यहाँ पर मेक इन इंडिया नाम का फंड जो है वो सेटअप किया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों सेटअप किया गया था इसे? पहला, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टार्टअप्स। तो इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, या फिर टू प्रोवाइड लोन्स एक्सक्लूसिवली टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करना, या फिर टू इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनके इंपोर्ट को बढ़ाना, या फिर मेक अ एमएसएमई वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब फोकसिंग ऑन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। इस फंड का मेन पर्पस यही था कि हमारा जो एमएसएमई का मतलब यहाँ पर क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इसे एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज हमारे देश के अंदर ही यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो, जिसके लिए यहाँ पर 25 सेक्टर्स के ऊपर जो है वो फोकस किया गया था और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, अब हम एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो इस केस स्टडी के अंदर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द फ्लैगशिप स्कीम कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना ऑन 8 अप्रैल 2015 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू। ठीक है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना थी इसे किस लिए लॉन्च किया गया था, यानी कि किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च जो है वो किया गया था, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इस स्कीम को लॉन्च करने का हमारा पर्पस क्या था, हम किसे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करना चाहते थे, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। देखो हमारी जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं, कुछ माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर काम करती है, यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड यहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो उनको तो फंडिंग मिल जाती है, जो हमारा यहाँ पर फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वहां पर उनको फंडिंग वगैरह मिल जाती है। पर हमारा जो नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, जो कि यहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर करता है या किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम जो है वो लेकर आई गई। तो मेन पर्पस क्या था इस स्कीम का कि जितने भी हमारे नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अपना काम सही तरीके से जो है वो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी फॉर कार्ड प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। तो इसमें से कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के अंदर रीफाइनेंसिंग एजेंसी के तौर पर जो है वो काम करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में मुद्रा कहते हैं। देखो ये जो स्कीम थी वो कैसे काम करती थी, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा बेसिकली क्या है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी। इसका काम क्या होता है कि हमारी जितने भी यहाँ पर बैंक है, जितने भी हमारे यहाँ पर बैंक है, उन्होंने नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को जो भी लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड किए हैं वो रीफाइनेंस कर देगी। कैसे, तो अगर मान के चलिए एक बैंक है, उसने यहाँ पर 9 लाख रुपए का लोन दिया है, तो ये जो एजेंसी वो क्या करेगी, इस बैंक को 9 लाख रुपए फिर से दे देगी ताकि ये फिर से आगे चलकर लोन जो है वो दे सके। ठीक है, तो इसका काम पता लग गया कि जो भी बैंक से यहाँ पर लोन वगैरह प्रोवाइड कर रही है उनको रीफाइनेंस जो है वो कर देना ताकि वो आगे चलकर हमारे जो मेन एंटरप्राइजेस है जिनको लोन की जरूरत है उनको लोन जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड हैज बीन क्रिएटेड एज अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू एलिजिबल एंटरप्राइजेस थ्रू द कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। देखो अभी जो मुद्रा थी, ठीक है, जो मेन एजेंसी थी हमारी इस योजना के अंदर, तो ये डायरेक्टली जो है कंपनीज को लोन वगैरह नहीं देती। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ये माइक्रो एंटरप्राइज है जो कि सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। अब ये जो मुद्रा है वो इस योजना के अंदर डायरेक्टली इसको फंडिंग प्रोवाइड नहीं करती बल्कि इंटरमीडियरी का यूज करती है। इंटरमीडियरी कौन होता है, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो मुद्रा क्या करता है, लोन पहले इन्हें देता है इंटरमीडियरी को, यानी कि जैसे कमर्शियल बैंक को दे दिया, फिर कमर्शियल बैंक आगे चलकर लोन जो है वो जो मेन इंटरप्राइजेस है, एलिजिबल इंटरप्राइजेस है, उनको जो है वो प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम लोन यहाँ पर कितना दिया जा सकता है मुद्रा के द्वारा, फटाफट से यहाँ पर बता दिए मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पर कितनी है। तो जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो है हमारी यहाँ पर 10 लाख। 10 लाख इज द करेक्ट आंसर। 10 लाख इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मुद्रा स्कीम के अंदर जो मुद्रा योजना है उसके बाद उसके अंदर जो मुद्रा है वो मैक्सिमम जो रीफाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, एनबीएफसी को, वो है 10 लाख रुपए हर एक एलिजिबल एंटिटीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है सिडबी एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस फॉर एसएमई सेक्टर ग्रोथ। ठीक है, तो देखो सिडबी के साथ साथ ना कुछ और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सिडबी के साथ में मिलकर हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको डेवलप करने का जो है वो काम करते हैं, उसको डेवलप करने का जो है वो काम करते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशंस क्या है, उनका क्या काम है, उसी से रिलेटेड ये केस स्टडी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, Dash is a country's first ARC supported by large number of public sector banks and undertaking with the focus of
स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ एनपीए इन द एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, तो देखो हुआ क्या कि जब ये बैंक्स एमएसएमई सेक्टर को लोन देती हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर कंपनीज हैं, जैसे कोई माइक्रो इंटरप्राइज या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस है, वो डिफॉल्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एमएसएमई के अंदर जो है बैंक की एनपीए जो है वो क्रिएट हो जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया था। तो कौन सी यहाँ पर कंपनी जो है वो बनाई गई थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, ताकि ये जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर बैंकों के एनपीएज हैं उनको स्पीडली जो है रिजॉल्व किया जा सके, यानी कि उसको उसको जो भी पैसा वगैरह है उसको रिकवर किया जो है वो जा सके। तो कौन सी कंपनी थी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, या फिर इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, या फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, या फिर रिलायंस एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बेसिकली एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि बैंकों से ऐसे एनपीए जो कि एमएसएमई सेक्टर से क्रिएट हुए हैं उनको एक्वायर कर लेती है और उसको स्पीड वे में जो है रिजॉल्व करती है, चाहे सेल करके चाहे पैसा कलेक्ट करके जो है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करती है, ताकि बैंकों के ऊपर बर्डन जो है वो एनपीए का कम हो सके, ताकि वो एमएसएमई सेक्टर को और लोन जो है वो दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। डैश वाज सेटअप ऑन फरवरी 25 2016 as a joint venture of Small Industrial Development Bank of India and National Stock Exchange of India Limited. The objective is to operate India's first trade receiver discounting system and online platform for financing of receivables of micro, small, medium enterprises. ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रिसीवेबल्स है क्या, क्योंकि इन्हीं को फाइनेंस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को जो है वो बनाया गया था। देखो हमारे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं वो जब सेल करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज के, वो दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं कैश बेसिस के ऊपर जिसके अंदर उन्होंने सेल की और उनको पैसा मिल गया। एक होता है क्रेडिट बेसिस के अंदर वो उधार पे जो है वो सामान बेचते हैं, यानी कि उन्होंने सामान तो अभी बेच दिया, पैसा कुछ टाइम के बाद मिलेगा। तो जो भी क्रेडिट सेल्स की जाती है, तो जो भी क्रेडिट सेल्स की गई है उनकी जो इनवॉइसेस हैं या फिर फ्यूचर में जो भी पैसा मिलने वाला होता है, जैसे अगर एक्सोलिटेड कंपनी ने 50,000 रुपए की क्रेडिट सेल किया और फ्यूचर में 3 महीने के बाद उसे 50,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो यही आपका रिसीवेबल कहलाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, इसकी वजह से जो एमएसएमई सेक्टर होता है उससे फंड्स की जो है वो कमी हो जाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को जो है वो लेकर आया गया था, ट्रेड रिसीवर्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, जहां पर हमारा जो एमएसएमई है वो अपने अकाउंट रिसीवर्स को जो है मल्टीपल फाइनेंशियर से, जैसे बैंक एनबीएफसी से जो है वो डिस्काउंट करवा सकता है। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि वो अभी इसी वक्त जो है इसको इस इनवॉइस को कैश में कन्वर्ट जो है वो कर सकता है। कैसे? तो नॉर्मली बैंक क्या करता है, आपके जो भी इनवॉइस की वैल्यू होती है उसमें से कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, जैसे कि 10,000 रुपए अपने चार्जेस डिडक्ट किए और इमीडिएटली बेसिस पे आपको बाकी का जो पैसा है वो दे देता है, जिससे आप आसानी से अकाउंट रिसीवर्स को कैश में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हो और बैंक बाद में क्या करता है, बायर से जाकर पैसा जो है वो ले लेता है। ठीक है, तो कौन सी यहाँ पर कंपनी बनाई गई थी वो यहाँ पर चैट बॉक्स में आपने बताना है इसका आंसर। फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ करेक्ट आंसर। तो इसको सिद्धबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साथ में मिलकर जो है वो बनाया था, यानी कि पार्टनरशिप में बनाया था। जो भी कैपिटल वगैरह थी इन दोनों ने मिलकर जो है वो लगाया था। पर्पस यही था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं वो अपने रिसीवेबल्स को फाइनेंस करवा पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। India SME Technology Service Limited provides a platform where micro, small, medium enterprise can tap opportunities at the global level for। देखो हमारा ये जो इंडिया SME टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड है ये बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ग्लोबल लेवल के ऊपर जो न्यू टेक्नोलॉजीज यहाँ पर बन रही हैं, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, साथ के साथ ग्लोबल बिजनेसेस के साथ जो है वो कोलैबोरेशन भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी से इसलिए बनाया गया था ताकि हमारी जो कंपनीज हैं जो एमएसएमई सेक्टर है वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सके, उनका एक्सेस जो है वो उन्हें मिल सके, साथ के साथ
वो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेशन कर सके ताकि उनका बिजनेस भी एक्सपैंड हो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, समारा, जिसको हम शॉर्ट में समारा कहते हैं। तो ये जो एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पहले देखो, टू प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग एक्सक्लूसिवली फॉर लार्ज कॉर्पोरेशन। तो लार्ज कॉर्पोरेशंस को क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करना, या फिर टू मॉनिटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एमएसएमई। तो जो हमारा एमएसएमई है उसके अंदर जो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है उनको मॉनिटर करना, साथ के साथ हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ऑफर करना, या फिर टू फैसिलिटेट ग्रेटर एंड इजियर फ्लो ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर टू एमएसएमई थ्रू क्रेडिट रेटिंग्स। तो क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जो हमारा एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? फटाफट से बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो कंपनीज है ना, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, उनको क्रेडिट रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि अगर अच्छी कंपनीज हो तो उनको आसानी से बैंक से लोन वगैरह जो है वो मिल सके। देखो क्रेडिट रेटिंग होती क्या है, तो हम बेसिकली बताते हैं क्रेडिट रेटिंग के जरिए कि कोई कंपनी कितनी ज्यादा अच्छी है। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो वो कंपनी अच्छी है, अगर क्रेडिट रेटिंग खराब है तो वो कंपनी खराब है, ठीक है। तो अगर किसी को क्रेडिट रेटिंग अच्छी मिल गई है तो उसे बैंक आसानी से लोन जो है वो दे सकता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है बैंकिंग से एमएसएमई सेक्टर की तरफ, उसे हमें इंक्रीज करना है क्रेडिट रेटिंग्स के थ्रू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारी कुछ इंस्टीट्यूशन थी जो कि यहाँ पर सिडबी के साथ में मिलकर हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको डेवलप करने का काम जो है वो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज, which institution provides refinance support to rural financial institutions in India। देखो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सिंपल सा मतलब है ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रूरल एरियाज के अंदर अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज और क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अब देखो ये जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है इनको भी तो सपोर्ट की जरूरत होती है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन वगैरह जो है वो दे सके। तो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मेनली कौन यहाँ पर रीफाइनेंस सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है? रीफाइनेंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो आरबीआई, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बोथ ए एंड बी। फटाफट से यहाँ पर बता दें कि रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कौन यहाँ पर मेनली रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग वगैरह जो है वो कर सके? आरबीआई, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बोथ ए एंड बी। एनीबॉडी फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाबार्ड इज अ करेक्ट आंसर। क्या है? नाबार्ड इज अ करेक्ट आंसर। तो जो नाबार्ड का फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसे 1982 में जो है वो एस्टैब्लिश किया था, और इसके लिए एक स्पेशल एक्ट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 जो है वो पास किया था, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं? तो मेनली देखो नाबार्ड जो है हमारे देश के अंदर जो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करते हैं, क्योंकि इसके नाम में आपको दिख रहा है ना एग्रीकल्चर और रूरल। तो ये प्राइमरी एजेंसी है हमारे देश के अंदर, अपेक्स बॉडी है जो कि यहाँ पर रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है डेवलप करने का काम, प्रमोट करने का काम करते हैं, जिसके लिए वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, साथ के साथ ट्रेडिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर लॉन्च करती है, ठीक है, और नॉलेज वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंदर एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज, विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, इनके प्रमोशन के लिए जो है वो काम करती है और इसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नाबार्ड। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि नाबार्ड के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, नाबार्ड फंक्शन एज डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द ओवरऑल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ आरबीआई। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो नाबार्ड एक तरह की डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है? एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो कि एक स्पेसिफिक सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करती है। जैसे कि ये हमारी इकोनॉमी के अंदर रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, तो ये आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कहलाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये नॉर्मल पब्लिक को यहाँ पर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है, ये ध्यान में रखना है।
NABARD came into existence by transferring the agriculture credit functions of RBI and refinance functions of Agriculture Refinance and Development Corporation। तो देखो जब NABARD को बनाया गया था तो NABARD को बनाने से पहले ये काम RBI करता था और RBI के अंदर एक यहाँ पर कॉर्पोरेशन थी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और वो रिफाइनेंस का काम जो है वो करती। तो जैसे यहाँ पर NABARD बना तो RBI का जो एग्रीकल्चर को क्रेडिट प्रोवाइड करने का जो फंक्शन था और ये जो कॉर्पोरेशन है उसका जो रीफाइनेंस प्रोवाइड करने का जो फंक्शन था वो किसके पास आ गया था, NABARD के पास आ गया था। यानी कि अब से NABARD ये दोनों फंक्शन जो है परफॉर्म करने लग गया था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। While NABARD has been entrusted with the responsibility of supervising cooperative banks in short-term cooperative credit structure and residual banks, तो NABARD को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है कि मिली हुई है कि शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल बैंक्स को सुपरवाइज करे, देखें कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द NABARD। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NABARD फंक्शन एज अ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द ओवरऑल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ RBI। रीसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय NABARD इंक्लूड। तो अभी रिसेंट में NABARD ने यहाँ पर कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो पहला NABARD इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस जिसको हम शॉर्ट में नीडा कहते हैं। ये स्कीम NABARD ने लॉन्च की थी और स्कीम के अंदर बेसिकली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, ताकि हमारे देश के अंदर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर जो है वो डेवलप हो सके। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट रीफाइनेंस असिस्टेंस और डीसीबी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो NABARD है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को डायरेक्टली जो है रीफाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि वो आगे चलकर, ठीक है, जो PACS है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज उसे यहाँ पर फंडिंग दे सके और वो आगे फार्मर्स को फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके। उसके बाद सपोर्ट फॉर PACS एज अ मल्टी सर्विस सेंटर। तो जो NABARD है वो बेसिकली जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है जिसे यहाँ पर DCB फंडिंग प्रोवाइड करता है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है ताकि वो एक फार्मर को एक ही जगह पे सारी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो NABARD ने जो है वो लिए हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। और आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ NABARD। इसमें से कौन सा हमारा NABARD का फंक्शन नहीं है। प्रोवाइड्स refinance loans advances to state cooperative banks RLB financial institution for various rural development activities। तो ये बेसिकली यहाँ पर जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या फिर रीजनल रूरल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए जो भी फंडिंग वगैरह प्रोवाइड किया, लोन वगैरह दिया है फार्मर्स को, रूरल हाउस होल्ड्स को, तो उनको रीफाइनेंस करने का काम जो है NABARD करता है। उसके बाद एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटेड रूरल क्रेडिट प्लानिंग क्रिएटिंग पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कोऑर्डिनेटर का भी काम करता है ताकि पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन के साथ रूरल क्रेडिट प्लानिंग जो है वो की जा सके और उसको आसानी से इंप्लीमेंट भी किया जा सके। और जो हमारी गवर्नमेंट है, RBI है या अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी जो है वो काम करते हैं ताकि वो एक अच्छी पॉलिसी वगैरह जो है वो बना सके। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये सारे के सारे हमारे फंक्शंस होते हैं यहाँ पर NABARD के। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड एस्टैब्लिश्ड बाय NABARD इन 2011 विद द इनिशियल कॉस्ट ऑफ 50 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो यहाँ पर 50 करोड़ रुपीस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो NABARD ने एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड बनाया था 2011 के अंदर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको क्यों बनाया गया था, इसका मेन पर्पस यहाँ पर क्या था। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्यों क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इसी के लिए ये फंड जो है वो बनाया गया था। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो देखो जब यहाँ पर सिंगल फार्मर अपनी अपनी खेती करते हैं, जैसे मान के चले गाँव है उसके अंदर यहाँ पर 10 फार्मर्स है जिनके पास छोटी छोटी यहाँ पर जमीन है। ठीक है, जब वो अकेले अकेले खेती करते थे तो क्या दिक्कत आती थी कि अकेले होने की वजह से ना तो उनके पास इतनी कैपिटल थी कि वो यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर सके और ना ही उनके पास इतनी ज्यादा फसल होती थी कि वो बाजार में जाकर बार्गेनिंग कर सके, जिससे इनकी इनकम काफी कम हो जाती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, जिसके अंदर जो ये फार्मर्स होते हैं जो पहले अकेले अकेले खेती कर रहे थे, अब ये अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ये जो ग्रुप है वो साथ में मिलकर जो है वो खेती करता है। जैसे 10 फार्मर मिल गए, ठीक है, आपस में इन्होंने अपने
आपस में मिलकर इन खेतों पे जो है वो काम करने लगे, यानी कि 10 फार्मर यहाँ पर पैसा लगाएंगे, जो भी प्रोड्यूस होगा वो 10 फार्मर का होगा और वो बाजार में जाकर मार्केटिंग करेंगे। तो इससे क्या होता है, एक तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर पाते हैं, ठीक है, साथ के साथ बाजार में जाके बार्गेनिंग भी कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास अच्छा खासी फसल होती है, कि इनके पास अच्छी खासी यहाँ पर फसल होती है। तो ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट काफी ज्यादा एफर्ट जो है वो लगाते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग बन गए तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है वो बन जाएंगे, ठीक है, उनकी भी इनकम जो है वो बढ़ेगी। तो इस फंड को इसीलिए लेकर आया गया था ताकि हमारे ये जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड है, इनको मजबूत बनाया जा सके, इनको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ऑप्शन ए देखो, टू स्ट्रेंथन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर इनहांसिंग देयर इनकम थ्रू इम्प्रूव्ड बार्गेनिंग पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका पर्पस क्या था मेन, कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना है, खास करके जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ताकि उनकी इनकम को इनहांस किया जा सके, साथ ही साथ उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, एक्सेस टू रिसोर्सेज है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, इनको भी इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हो, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड एम टू सपोर्ट लार्ज स्केल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन नेग्लेक्टिंग स्मॉल प्रोड्यूसर। तो ये गलत है, ये लार्ज स्केल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन पे फोकस नहीं करती है। PODF was established primarily to increase the income of the producer organization by increasing competition among them। तो ये भी यहाँ पर गलत है, कंपटीशन को बढ़ाना ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर का, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा मेन पर्पस था प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड को बनाने के लिए। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लीड बैंक स्कीम। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो कि लीड बैंक स्कीम के रिगार्डिंग करेक्ट है। अब ये लीड बैंक होता क्या है, तो देखो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक जो है वो साथ में मिलकर जो है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे आप अगर एक शहर में ही देखो तो आपको वहां पर 2 से 3 बैंक जो है वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो लीड बैंक स्कीम के अंदर क्या होता है, लीड बैंक स्कीम के अंदर एक एक लीड बैंक को जो है, लीडर बैंक को सिलेक्ट किया जाता है, और इसका काम क्या होता है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट जो भी इसे अलॉट की गई, नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट दी जाती है, कई केसेस में अगर डिस्ट्रिक्ट छोटे तो 2 डिस्ट्रिक्ट या उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएंगे। तो लीड बैंक का काम क्या है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट उसे अलॉट हुई है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स हैं ना, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना, ताकि वो साथ में मिलकर जो है वो काम कर सके। अकेले के लिए काम करने के बजाय उनको इस तरीके से एक दूसरे से जोड़ना कि वो साथ में मिलकर जो है काम करें, उनकी जो पॉलिसीज है वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ताकि जो क्रेडिट फैसिलिटीज है उसका जो है इंक्रीज किया जा सके, फ्लो इंक्रीज किया जा सके। तो पहला लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 1969। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि 1969 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। द स्कीम एम्स टू कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स एंड अदर डेवलपमेंट एजेंसीज इन अ डिस्ट्रिक्ट। ये भी करेक्ट है। इस स्कीम का एम क्या था कि जितने भी हमारे बैंक्स या डेवलपमेंट एजेंसीज काम कर रही है, उनकी जो एक्टिविटीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए हम एक पर्टिकुलर बैंक को जो है लीड बैंक जो है वो असाइन करते हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी यहाँ पर बैंक्स और डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो बिठाना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द लीड बैंक स्कीम। ओके, क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार चैट बॉक्स में बता जाए, और डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, द ब्लॉक लेवल बैंकर कमिटी इज अ फोरम फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड फील्ड लेवल डेवलपमेंट एजेंसी एट द ब्लॉक लेवल। देखो ब्लॉक लेवल बैंकर कमिटी जो है ब्लॉक लेवल के ऊपर जो है वो काम करती है, और ये बेसिकली जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और फील्ड लेवल डेवलपमेंट एजेंसी है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाती है, उसे इंक्रीज करती है। ये जो फर्म होती है वो बेसिकली यहाँ पर जो ब्लॉक लेवल क्रेडिट प्लान होते हैं, ब्लॉक क्रेडिट प्लान होते हैं, उनको प्रिपेयर करती है, रिव्यू करती है, और फाइनली उसे यहाँ पर इंप्लीमेंट भी करती है। और अगर कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्रेडिट प्रोग्राम को, तो उसे यहाँ पर रिजॉल्व जो है वो करती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी। तो ये जो ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी होती है उसका चेयरमैन यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, फटाफट से बता दो। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, या फिर स्टेट मिनिस्टर फॉर फार्मिंग। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एनीबॉडी? ये जो ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी होती है इसका चेयरमैन कौन होता है? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, या फिर स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल का मेन काम यही है कि ब्लॉक लेवल के ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना, ताकि वो एक साथ मिलकर जो है वो काम कर सके, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं कमिटी दैट कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ कॉमन फॉर्म एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर बैंकर एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसीज डिपार्टमेंट. इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज अंडर द लीड बैंक स्कीम. द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिजिग्नेटेड द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी. ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले यहाँ पर समझो. एक ऐसी कमेटी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो काम करती है और ये बैंकर्स एज वेल एज गवर्नमेंट के लिए कॉमन रहती है. और इसका पर्पस क्या है कि ये बेसिकली जितने भी यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बिठा. तो लीड बैंक स्कीम के अंदर आप जितने भी स्कीम ले आओगे इंप्लीमेंट करोगे तो उनको मैनेज करने का काम जो है ये कमेटी जो है वो करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर. और डिस्ट्रिक्ट लेटर जो है उसका चेयरमैन होगा. तो इसका नाम क्या है फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए. इस कमेटी का नाम क्या है फटाफट से बता दीजिए. इस कमेटी का नाम आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस कमेटी का नाम? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी? इस कमेटी का नाम क्या है फटाफट से बता दीजिए. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी इज द करेक्ट आंसर. डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. डैश आर सिंप्लीफाइड सेविंग अकाउंट ऑफर्ड बाय बैंक्स दैट कम विद अ मिनिमल जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट. It aimed at providing basic banking facilities to all sections of society, particularly the economically disadvantaged and marginalized segments. ठीक है, तो एक ऐसा सेविंग अकाउंट जिसके अंदर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहती है. ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस करने का बेसिक पर्पस यही था कि जो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज है वो सोसाइटी के हर पर्सन के पास जो है वो पहुंचाई जा सके. ठीक है, क्योंकि कुछ यहाँ पर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज सेगमेंट्स होते हैं जो कि उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते जिसकी वजह से वो नॉर्मल बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते. तो उनके लिए ये जो अकाउंट था वो लेकर आया गया था. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इज द करेक्ट आंसर. क्या होगा करेक्ट आंसर? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. खासियत इसकी क्या है कि यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट. तो अगर आप बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हो तो कौन सी कंडीशन आपको यहाँ पर फुलफिल नहीं करनी पड़ती? पहले देखो यहाँ पर क्या है, टोटल क्रेडिट इन सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज. तो ये तो कंडीशन आपको माननी पड़ती है कि अगर आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो उसके अंदर एक साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा क्रेडिट नहीं होना चाहिए. यानी कि आप 1 लाख से ज्यादा पैसे जो है वो डिपॉजिट नहीं करवा सकते. ठीक है, उसके बाद मिनिमम बैलेंस इन द अकाउंट होल्ड शुड नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि आपके अकाउंट के अंदर जो मिनिमम बैलेंस है वो कभी भी 50,000 से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद टोटल डेबिट्स बाय वे ऑफ कैश विड्रॉवल एंड ट्रांसफर विल बी नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज इन अ मंथ. तो एक महीने में आप 10,000 से ज्यादा पैसे जो है वो नहीं निकलवा सकते विड्रॉवल ट्रांसफर के थ्रू. ये भी यहाँ पर करेक्ट है. फॉरेन रेमिटेंस कैन बी क्रेडिटेड विदाउट कंप्लीटिंग नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज. तो ये कंडीशन यहाँ पे जो है वो नहीं रहती. ये कंडीशन जो है वो नहीं रहती है. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो अगर फॉरेन रेमिटेंस आपको चाहिए तो नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी ही पड़ती है. ठीक है, तो तीन कंडीशन कौन सी है? पहले तो आप एक साल के अंदर इस अकाउंट के अंदर 1 लाख से ज्यादा रुपए क्रेडिट नहीं करवा सकते हो. साथ ही साथ जो आपका मैक्सिमम बैलेंस है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और अगर आप पैसे विड्रॉ करवा रहे हो तो एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉ नहीं करवा सकते विड्रॉवल ट्रांसफर के जरिए. दोनों ही इसमें इंक्लूड होती है. तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं. एक और हम इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी करेंगे जो कि रिलेटेड है मनरेगा के साथ. तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये जो है एक सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जिसे लेकर आया था इंडिया ने 2005 के अंदर. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनको गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करनी ताकि उन्हें काम मिल सके, उनके पास पैसा और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके, वो अपने बेसिक नीड्स को आसानी से फुलफिल जो है वो कर सके. तो मनरेगा जो है वो पहली बार 200 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इम्प्लीमेंट की गई थी. उसके बाद 2006 में इसे यहाँ पर एक्सटेंड करके 2006 में जो है यहाँ पर 200 डिस्ट्रिक्ट तक ये एप्लीकेबल हो गई थी. उसके बाद इसको एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट में अप्रैल मई 2007 को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट थे उन्हें भी 2008 में जो है वो कवर कर दिया था. इस समय 644 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो स्कीम है वो काम कर रही है जहां पर बहुत सारे रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलती है. तो आपने अब इस केस स्टडी की बेस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करवाने तो पता तो आपको लग ही गया होगा मनरेगा क्या है. ये बेसिकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का जो है वो काम करती है मिनिमम डेज. ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वर्क डज मनरेगा गारंटी फॉर रूरल हाउस होल्ड, यानी कि अगर आप मनरेगा के अंदर काम लेना चाहते हो तो आपको किस तरह का काम यहाँ पर मिलेगा। तो पहला देखो, जो करेक्ट आंसर वो है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अगर माने कि चलो कोई हाउस होल्ड है, कोई यहाँ पर रूरल हाउस होल्ड है और उसका एक अडल्ट मेंबर है, तो उसे, ठीक है, उसे यहाँ पर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो है वो दिया जाएगा, जहां पर ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती और हम हाथों से जो है वो काम करते हैं, मैनुअली जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयड डज मनरेगा प्रोवाइड द रूरल हाउस होल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो मनरेगा है वो रूरल हाउस होल्ड को कितना वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो गारंटी करती है, कितने दिनों की। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मनरेगा के अंदर लोगों को कितने दिनों का काम जो है वो मिलता है। फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर, मनरेगा के अंदर एक पर्सन को, एक अडल्ट मेंबर को रूरल हाउस होल्ड के कितने दिनों का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया जाता है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका जो आंसर है वो है 100 डेज। 100 डेज का करेक्ट आंसर, यानी कि मिनिमम 100 दिनों का काम जो है वो दिया जाता है एक साल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल चैलेंज फेस बाय मनरेगा। एक यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि मनरेगा यहाँ पर फेस कर रहा है, उसका नाम यहाँ पर क्या है। तो इसका नाम है लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से मनरेगा जो है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, मतलब जितना बेनिफिट होना चाहिए था देश को उतना बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज द फाइनेंशियल मैट्रिक यूज्ड बाय बैंक्स टू मेजर द प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट बैंक यूटिलाइज टू लेंड एज लोन और एडवांसेस टू इट्स कस्टमर, ठीक है। तो एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक जो कि यहाँ पर बैंक यूज करते हैं ताकि वो मेजर कर पाए कि उन्होंने जो भी यहाँ पर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसका कितना प्रपोर्शन जो है वो लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। पहले लोन टू वैल्यू रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर कैपिटल एडिफिशिएंसी रेशियो। तो फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज द करेक्ट आंसर। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज द करेक्ट आंसर। तो ये रेशियो हमें बताती है कि एक बैंक कितना यहाँ पर डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट कर रही है और डिपॉजिट का कितना हिस्सा जो है वो लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल पे, अगर एक कंपनी 100 करोड़ रुपए यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है और वहां पर वो 40 करोड़ रुपए जो है वो लैंडिंग कर रही है, तो यहाँ पर ये परसेंटेज कितनी होगी, 40% की। कितनी होगी, 40% की। जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करा उसके 40% के इक्वल ही वो लैंडिंग जो है वो कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ये कैसे निकाला जाता है तो इसको भी एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाऊंगा। तो मान के चलिए आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो 100 करोड़ रुपए का ही है और जो आपके यहाँ पर 30 करोड़ रुपीज है, ठीक है, जो आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए। तो जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए उसे आपने ऊपर रखना है और जो आपके टोटल डिपॉजिट है उसको डिवाइड कर देना है और इंटू कर देना है 100, ठीक है। तो आपको 30 को डिवाइड करना है 100 के साथ। जब आप 30 को 100 के साथ यहाँ पर डिवाइड करते हो, वैसे तो 30% आ गए, फिर भी मैं कैलकुलेट करके आपको जो है वो बता देता हूँ। तो 30 डिवाइडेड बाय 700, सॉरी 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये कितना आएगा आपका 30%, ठीक है। तो यानी कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस है उसके 30% के इक्वल बैंक यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो दे रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ पे डिपॉजिट बैंक ने एक्सेप्ट किए हैं उसके 30% के इक्वल जो है वो लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड जो है वो कर रहा है अपने कस्टमर को, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे सीडी रेशियो ऑफ बैंक्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज है वहां पर सीडी रेशियो कितना यहाँ पर बैंकों को मेंटेन करना जो है वो पड़ता है। पर देखो, बैंक्स हैव बीन एडवाइज्ड टू अचीव अ सीडी रेशियो ऑफ 60% इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस सेपरेटली ऑन अ ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस है उनको बोला गया है कि आपको ये जो सीडी रेशियो है वो 60% जो मेंटेन करनी है। यानी कि अगर आप 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो रूरल और सेमी अर्बन एरिया से, तो 60% आपको कम से कम लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो देने पड़ेंगे। तो आपका ये रेशियो जो है वो होना चाहिए, 60% रेशियो जो है वो होना चाहिए। कई ऐसे यहाँ पर एरियाज होते हैं, कई यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहां पर जो क्रेडिट डिस्पेंशन है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लो होता है। यानी कि वहां पर जो बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज है वो बहुत ही कम जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कम होना, ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अवेयरनेस की कमी होना, ठीक है। तो बैंकों को अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए इन ब्रांचेस के केस में जहां पर ये बहुत ज्यादा कम है क्रेडिट डिस्पेंशन, क्रेडिट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो काफी कम है। तो वहां पर बैंकों को जो है वो ध्यान देना चाहिए और क्रेडिट फ्लो को यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश जो है वो करनी
चाहे। ठीक है, क्लियर आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो, Dash was launched in 1962 as a centrally sponsored scheme with an objective to evolve effective techniques and methods program for promoting the intensive development of village and small industries। ठीक है, तो 1962 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें यहाँ पर इफेक्टिव टेक्निक्स, मेथड्स और प्रोग्राम्स को इवॉल्व करना है, डेवलप करना है, ताकि इसकी हेल्प से हम विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाए, प्रमोट कर पाए। ठीक है, पहला रीजनल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम, या फिर रूरल इनोवेशन इनिशिएटिव, या फिर रिमोट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, या फिर रूरल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी स्कीम है? फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओ स्कीम का नाम क्या है। फटाफट से बता दीजिए स्कीम का नाम क्या है। जो स्कीम है वो है ऑप्शन डी, रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट इज अ करेक्ट आंसर। रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, which organization was founded in 1954 serves an apex body for promoting and monitoring the small scale sector। ठीक है, तो 1954 में एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बनाया गया था, जो कि यहाँ पर मेनली हमारे देश के अंदर जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स होते हैं ना, उनको प्रमोट करने का जो है वो काम करते हैं। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं और उनको हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो कौन सी बॉडी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? पहला डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, या फिर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली इसको स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को 1954 में बनाया गया था, ताकि हमारे देश के अंदर जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सके और उनको प्रमोट और डेवलप भी किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर प्रोग्राम इनिशिएटेड इन मई 1979। ठीक है, तो मई 1979 के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसका मेन फोकस यहाँ पर क्या था? कंडक्टिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोग्राम्स, या फिर इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्विस फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, या फिर प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन क्रेडिट एंड मार्केटिंग अरेंजमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो फटाफट से बता दीजिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर प्रोग्राम था, इसे किस लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था? किस लिए किया गया था? फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंडक्टिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रोग्राम के जरिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए गए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच बॉडी वाज एस्टैब्लिश इन 1951 टू प्लान, ऑर्गेनाइज, इंप्लीमेंट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो इसमें से कौन सी बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था 1951 के अंदर, ताकि हमारे देश के अंदर जो खादी और अदर विलेज इंडस्ट्रीज है रूरल एरियाज के अंदर, उनको डेवलप किया जा सके। ठीक है, और उनकी डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर यहाँ पर प्लानिंग वगैरह की जा सके और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। और इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, या फिर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स, या फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो फटाफट से इस बॉडी का नाम बता दीजिए जो कि यहाँ पर खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के लिए प्लानिंग करती है और उन्हें इंप्लीमेंट करती है, ताकि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑप्शन डी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज अ करेक्ट आंसर। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्कीम एम्स टू ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल आर्टिसंस इनटू कॉम्पिटिटिव ग्रुप फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्कीम था जिसका एम था कि जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस है ना, उनको, जो आर्टिस्ट लोग हैं, ठीक है, जो हाथ से बने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, उनको एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना काम जो है वो कर सके, यानी कि जो भी अदर इंडस्ट्रीज है उनके साथ प्रॉपर्ली compete वगैरह कर सके।
तो ये है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, या फिर स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, या फिर इंटरेस्ट सब्सिडी, या फिर मार्केट प्रमोशन डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। स्कीम फॉर फंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्कीम एम्स टू डेवलपिंग आर्टिसंस क्लस्टर इनटू सेल्फ रिलायंट एंटरप्राइजेस थ्रू मेंबर पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन। देखो, आर्टिसन क्लस्टर का मतलब जो आर्टिस्ट लोग हैं उनका ग्रुप जो है, तो कौन सी स्कीम थी जिसका मेन फोकस यही था कि ये जो हमारे आर्टिसन क्लस्टर थे इनको एक सेल्फ रिलायंट एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर दिया जाए, डेवलप कर दिया जाए, ठीक है। और ये काम हम मेंबर पार्टिसिपेशन और कॉपरेशन के साथ करेंगे। तो कौन सी यहाँ पर स्कीम थी? नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर ब्लॉक लेवल क्लस्टर, या फिर अंबेडकर हार्डशिप विकास योजना, या फिर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो कौन सी ऐसी स्कीम थी जो कि ये चाहती थी कि जो आर्टिसंस क्लस्टर्स है उनको सेल्फ रिलायंट एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर दिया जाए, डेवलप किया जाए? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्लॉक लेवल क्लस्टर, अंबेडकर हार्डशिप विकास योजना, या फिर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, अंबेडकर हार्डशिप विकास योजना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, अंडर विच स्कीम डज द गवर्नमेंट एम टू स्केल अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन चेन इन हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड ब्रांड बिल्डिंग? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर जो गवर्नमेंट था उसका एम था कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो प्रोडक्शन चेन है हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर के अंदर, उन्हें यहाँ पर स्केल अप जो है वो किया जा सके, ताकि हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स को मॉडर्नाइज किया जा सके और उनका एक ब्रांड जो है वो बिल्ड किया जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, या फिर यार्न सप्लाई स्कीम, या फिर नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर वेबर मुद्रा स्कीम। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से 4 बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है, कौन सी स्कीम है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर ओवर होता है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर एजुकेशन अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस? तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस है उसके अंदर एजुकेशन के लिए आपको मैक्सिमम कितना लोन जो है वो मिलता है? ऑप्शन ए 10 lakhs, ऑप्शन बी 15 lakhs, ऑप्शन सी 20 lakhs, या फिर ऑप्शन डी 25 lakhs। तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस के अंदर आपको मैक्सिमम कितना एजुकेशन लोन जो है वो मिल जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 25 लाख इज द करेक्ट आंसर। पहले ये जो लिमिट थी वो 20 लाख की थी, पर इसको इंक्रीज करके 25 लाख जो है वो कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड फॉर एन एजुकेशन लोन? तो आप जब भी एजुकेशन लोन लेने जाते हो बैंक से, तो आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है वो देनी पड़ती है। तो उसी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला देखो, अगर आप अप टू 4 लाख रुपीज़ तक का लोन लेते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो जॉइंट बोरोवर्स होते हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब है कि अगर स्टूडेंट लोन रिपे नहीं कर पाता है तो बैंक जो है उनके पेरेंट्स से लोन को रिकवर जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर लोन जो है वो 4 लाख से ज़्यादा का है और अप टू 7.5 लाख तक का है, तो वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो को बोरोवर होते हैं, साथ के साथ एक कोलैटरल सिक्योरिटी भी ली जाती है थर्ड पार्टी गारंटी के फॉर्म में। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर जो लोन की अमाउंट है वो 7.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में जो पेरेंट्स है वो जॉइंट बोरोवर होंगे, एक टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी जो है वो ली जाएगी, साथ के साथ स्टूडेंट की जो फ्यूचर इनकम है उसके ऊपर बैंक असाइनमेंट का चार्ज जो है वो क्रिएट करेगा। तो ये सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोरेटोरियम पीरियड फॉर एजुकेशन लोन रेफर्स टू स्पेसिफाइड पीरियड ड्यूरिंग विच द borrower, typically a student or their parent, is not required to make any repayments of principal amount or the interest on the loan
व्हाट डज द मोरेटोरियम पीरियड फॉर एजुकेशन लोन कवर। देखो मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, तो देखो जब भी आप एजुकेशन लोन लेते हो ना, तो बैंक आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देता है जिसके अंदर आपको लोन की रिपेमेंट नहीं करनी होती है। जैसे नॉर्मली देखो एक स्टूडेंट है, अगर उसने पढ़ाई के लिए लोन लिया है तो अभी वो पढ़ ही रहा होगा, वो लोन की रिपेमेंट तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है। तो बेसिकली स्टूडेंट को एक मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है जहां पर ना तो स्टूडेंट को कोई लोन की रिपेमेंट करनी होती है और ना ही उसके पेरेंट्स को। तो वो मोरेटोरियम पीरियड कितना है, पहला है कोर्स पीरियड ओनली, जितने टाइम पीरियड का कोर्स होता है उतना टाइम पीरियड, या फिर कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, जितना भी कोर्स पीरियड है, जैसे अगर 3 साल का कोर्स है तो उसके अंदर 1 साल और ऐड जो है वो कर दिया जाता है, या फिर जैसे कोर्स एंड हो जाता है उसके बाद 6 मंथ, या फिर जैसे कोर्स एंड होता है तो 2 साल का टाइम पीरियड और मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। जैसे अगर स्टूडेंट का जो कोर्स पीरियड है वो 3 साल है तो 1 साल ऐड करके 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड होगा। 4 साल में उसे कोई भी यहाँ पर लोन की रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना ही प्रिंसिपल ना ही इंटरेस्ट की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ लॉन्ग इज द रीपेमेंट पीरियड फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एजुकेशन लोन। देखो जब आप एजुकेशन लोन लेते हो तो उसे रिपे भी तो करना होता है ना, तो रीपेमेंट पीरियड कितना होता है। अब देखो आप पढ़ाई पूरी करने के बाद एकदम से लोन की रिपेमेंट तो कर नहीं सकते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देता है बैंक, तो वो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, 10 साल, 12 साल, 15 साल या फिर 20 साल। देखो लोन टू लोन रीपेमेंट पीरियड डिफर करता है, पर जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है वो है 15 ईयर्स। कोई भी एजुकेशन लोन हो उसकी जो रीपेमेंट है वो 15 साल के अंदर में करनी ही पड़ेगी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, हु इज रिक्वायर्ड टू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज पर द गाइडलाइंस ऑफ एजुकेशन लोन। देखो जब आप एजुकेशन लोन लेने के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि जो स्टूडेंट है, यानी कि जो पढ़ना चाहता है, जो अपने पढ़ाई के लिए लोन ले रहा है, उसे ना अपने लाइफ की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, ताकि भगवान ना करे अगर स्टूडेंट की डेथ हो जाती है तो जो बैंक है वो इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम लेकर अपने लोन को जो है वो रिकवर कर पाए। ठीक है, तो किसके लिए कंपलसरी है, तो कंपलसरी है उस स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पर एजुकेशन लोन जो है वो ले रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्जिन इज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन अबव द 4 लाख फॉर स्टडीज अब्रोड। सबसे पहले ये मार्जिन का मतलब समझिए, ये मार्जिन क्या होता है। देखो आप किसी पर्पस के लिए बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो, जैसे मान के चलिए एक स्टूडेंट है वो पढ़ना चाहता है, तो वो बैंक के पास गया और बोला कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए क्योंकि मेरी पढ़ाई का खर्चा 10 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो बैंक ना कभी भी आपको 10 लाख रुपए पूरे नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बैंक चाहता है कि कुछ पैसा स्टूडेंट खुद भी लगाए ताकि उसका भी इंटरेस्ट हो। जैसे अगर सारा पैसा बैंक का लगा होगा तो हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई छोड़कर बीच में कहीं भाग जाए, संन्यास ले ले, कुछ भी ले ले, तो बैंक का तो लॉस हो जाएगा ना। पर अगर इसका कुछ ना कुछ पैसा लगा होगा तो ये सीरियस होकर पढ़ाई जो है वो कर पाएगा। तो ये मार्जिन कितना है, देखो अगर लोन अप टू 4 लाख का है, मतलब कि 4 लाख से कम का है, तो वहां तो कोई भी मार्जिन नहीं है, 4 लाख रुपए आपको पूरे मिल जाएंगे। पर उससे ज्यादा है तो अगर आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो तो मार्जिन 5% का है, पर इंडिया से बाहर अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मार्जिन जो है वो 15% का है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि पूछा गया था कि अगर 4 लाख से ज़्यादा का लोन लिया गया है और हम अब्रोड में पढ़ना चाहते हैं तो जो मार्जिन होगा 15% होगा। यानी कि अगर मान के चले एग्जाम्पल के लिए आपने 10 लाख रुपए का यहाँ पर लोन लिया है तो 1,50,000 रुपये आपको खुद से कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो करने पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, स्टूडेंट एनरोल्ड इन अ कोर्स अनेबल टू कंप्लीट इट विद इन द शेड्यूल टाइम फ्रेम, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम एक्सटेंशन अलाउड द कोर्स कंप्लीशन। देखो नॉर्मली आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हो तो उसका एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है, जैसे कि नॉर्मली इंडिया के अंदर जो ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं वो 3 साल के होते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि किसी ने एनरोल कर लिया, दाखिला ले लिया, पर 1 साल के बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी, यानी कि 1 साल का गैप पा लिया, तो अब उसका जो कोर्स है वो 3 साल में तो कंप्लीट होगा ही नहीं। या फिर एक नेगेटिव चीज ये देख लो कि मान लो बच्चा फेल ही हो गया, तब भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो क्या वहां पर जो मोरेटोरियम पीरियड होगा वो सेम रहेगा, यानी कि 3 साल प्लस 1 ईयर 4 साल। तो देखो मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि देखो अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली जो टाइम पीरियड दिया जाता है वो 2 साल का होता है मैक्सिमम, वैसे तो 6-6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है मैक्सिमम। पर अगर हम उसका टोटल निकालें, जैसे मान के चलिए कि एक स्टूडेंट है, पहले साल वो थोड़ा सा 6 महीने का गैप कर लिया, फिर तीसरे साल गैप कर लिया, तो ऐसे करके उसको 6-6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड मिल जाएगा। पर जो मैक्सिमम एक्सटेंशन पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। क्या होता है, मैक्सिमम 2 साल रुपए का। ठीक है, उसके बाद देखो, हाउ मच इंटरेस्ट कंसेशन में बी प्रोवाइडेड बाय बैंक।
इफ द इंटरेस्ट इज सर्विस ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड एंड सब्सिक्वेंट मोरेटोरियम पीरियड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ रीपेमेंट। देखो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि मोरेटोरियम पीरियड के अंदर स्टूडेंट को कोई भी लोन की रिपेमेंट नहीं करनी होती है, ठीक है। पर अगर कोई स्टूडेंट है वो मोरेटोरियम पीरियड के अंदर रिपेमेंट करता है लोन की, या फिर उसका कोई पेरेंट जो है वो लोन की रिपेमेंट करता है, तो एज अ रिवॉर्ड उसे ना इंटरेस्ट कंसेशन मिल जाता है, यानी कि इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे अगर 10% का इंटरेस्ट है तो 1% इंटरेस्ट कम कर दिया जाता है और अब स्टूडेंट को सिर्फ 9% का इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा कि 1% का मैक्सिमम इंटरेस्ट कंसेशन जो है वो स्टूडेंट को मिल जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे एजुकेशन लोन्स के साथ। अब एक एक क्वेश्चन उठता है कि एजुकेशन लोन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए हमें एजुकेशन लोन मिल सकता है। तो देखो अगर आप इंडिया के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो इंडिया के अंदर कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स या फिर कोई भी आप बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जा रहे हो जैसे आईआईटी, तो उसके लिए आपको लोन मिल जाता है। कोई प्रैक्टिकल कोर्स आप करना चाहते हो जैसे कि पायलट वगैरह हो गया तो भी आपको मिल जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया तो भी आपको मिल जाता है। सेम केस आपका अब्रॉड में भी जो है वो रहता है, ठीक है। एजुकेशन लोन देते वक्त बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो उसकी रेपुटेशन क्या है, और जिस कोर्स को आप पढ़ने जा रहे हो उससे क्या आपको फ्यूचर में जॉब जो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें कंसीडर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर रूरल हाउसिंग के साथ रिलेटेड है। केस स्टडी है इंदिरा आवास योजना के ऊपर। तो इंदिरा आवास योजना को 1985 और 86 में लॉन्च किया गया था और तब ये रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का ही एक सब पार्ट था। हालांकि इस स्कीम को 1996 के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्कीम जो है वो बना दिया गया था। इंदिरा आवास योजना का जो मेन एम था वो यही था कि रूरल एरियाज के अंदर जो यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, उनको पक्का मकान जो है वो दिया जा सके, यानी कि उनको हेल्प की जा सके ताकि वो अपना घर जो है वो बना सके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंदिरा आवास योजना। तो ये जो इंदिरा आवास योजना है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इंदिरा आवास योजना का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि रूरल एरियाज के अंदर जो इंडिविजुअल और फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अपना घर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर पाए, यानी कि बनवा पाए। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बिल्डिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज फॉर इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। तो ये गलत है। देखो कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बिल्ड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। उसके बाद इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज लिविंग इन द अर्बन एरियाज। तो ये भी गलत है, रूरल एरियाज के ऊपर फोकस था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनिशियली द फोकस वाज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स एंड लेटर एक्सटेंडेड टू। ये जो स्कीम थी इंदिरा आवास योजना, इसका जो मेन फोकस था पहले वो एससी एसटी कास्ट के ऊपर था और जो फ्री बॉन्डेड लेबर्स थे उनके ऊपर था। बाद में जाकर इसको जो है नॉन एससी एसटी फैमिलीज पे भी एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी कि बाद में जाकर अगर कोई फैमिली है वो रूरल एरियाज के अंदर रहती है और वो अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो अगर वो नॉन एससी एसटी फैमिली भी है तब भी उसे स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाने लगी थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द इंदिरा आवास योजना। तो देखो ये जो स्कीम है हालांकि अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है, पर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि है तो इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब नेक्स्ट हमारी जो केस स्टडी है वो बेसिकली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण था ये बेसिकली इंदिरा आवास योजना का ही अपग्रेडेड वर्जन था। इसको 1 अप्रैल 2016 के अंदर जो है वो इनिशिएट किया गया था और इसका फोकस था कि यहाँ पर जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर हाउसिंग स्कीम्स के ज़रिए जो गैप है हाउसिंग के अंदर उसको एड्रेस किया जा सके, लोगों को पक्का मकान जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि रूरल एरियाज के अंदर जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, उनको जो होमलेस हैं और कच्चे मकान में रहते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना पक्का मकान जो है वो बना सके, ठीक है।
अब इस स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मिनिमम साइज रिक्वायरमेंट फॉर हाउस कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर, तो आपको कितने मिनिमम साइज का घर जो है वो बनवाना पड़ेगा? 15 सिक्योर मीटर, 20 सिक्योर मीटर, या फिर 25 सिक्योर मीटर, या फिर यहाँ पर मिनिमम साइज की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है? तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, 25 सिक्योर मीटर इज द करेक्ट आंसर। 25 सिक्योर मीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, हाउ इज द कॉस्ट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यूनिट शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन प्लेन एरिया। तो देखो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसके अंदर बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है आपके जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनको, ताकि वो अपना पक्का मकान जो है वो बना सके। अब ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कितनी है? तो प्लेन एरियाज के अंदर 1,20,000 रुपये तक मिल जाते हैं एक घर बनाने के लिए। उसके बाद हिली स्टेट्स के अंदर 1,30,000 रुपये तक मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो 1,20,000 रुपये है वो कौन सी गवर्नमेंट देती है? तो देखो, इसकी कॉस्ट को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में शेयर करती है। ठीक है, तो प्लेन एरियाज के अंदर ये जो शेयरिंग की जाती है वो 60-40 बेसिस पे की जाती है, यानी कि 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। जैसे एग्जांपल ले, बिहार की एग्जांपल ले लीजिए। अगर बिहार है, ठीक है, तो वहां पर अगर किसी को 1,20,000 रुपये दिए जा रहे हैं तो इसमें से 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो देगी। हालांकि हिली स्टेट्स है तो वहां पर जो रेशो चेंज हो जाती है, वो जो रेशो है वो 90:10 है, यानी कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूशन क्राइटेरियन फॉर रिसीविंग बेनिफिट्स अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो देखो, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस स्कीम के अंदर बेनिफिशियरी नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास ऑलरेडी एक पक्का हाउस है तो वो बेनिफिशियरी नहीं बन सकता। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे लोग जिनके पास या तो घर नहीं है या फिर कच्चा मकान है उनको दिया जाए ताकि वो अपना पक्का मकान बना सके। अगर किसी के पास पहले से ही पक्का मकान है तो उसको क्यों दे? उसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास कोई भी मोटराइज्ड व्हीकल है, जैसे कि बाइक हो गई या फिर कार हो गई या फिर फिशिंग बोट हो गई, ठीक है, या फिर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, तो वो भी बेनिफिशियरी नहीं बन सकता है। उसके बाद अगर कोई किसान है जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उसकी जो क्रेडिट लिमिट है 50,000 से ज़्यादा, तो उसे भी नहीं मिल सकता है बेनिफिट। उसके बाद कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई हाउस होल्ड है जिसका एक मेंबर 10,000 से ज़्यादा कमा रहा है, तो वो भी जो है बेनिफिशियरी नहीं बन सकते। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ये सारे के सारे एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, यानी कि ये बेनिफिशियरी जो है वो नहीं बन सकते हैं। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट प्रोसेस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अनकरेक्ट। ठीक है, तो देखो, जैसे ही सैंक्शन लेटर इशू किया जाता है, यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल को लो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सैंक्शन कर दिया गया है, तो सैंक्शन लेटर के इशू होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर में उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। उसके बाद जो हाउस है उसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्टर ही जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि देखो, जो हाउस है उसको या तो जो इंडिविजुअल है वो खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है या फिर वो अपनी सुपरविजन के अंदर उसको कंस्ट्रक्ट करवा सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या फिर डीलर से। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद जो बेनिफिशियरी है उसे जो कंस्ट्रक्शन है वो 12 महीनों के अंदर अंदर में कंप्लीट करना पड़ेगा जब उसे सैंक्शन लेटर मिला था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कोई भी बंदा डिले नहीं कर सकता, उसको पैसा मिला है तो उससे वो घर ही जो है वो बनवाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर जो लोन है उसे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के अंदर अवेल करना है, तो उस केस में जो मॉनिटरिंग और सैंक्शन होगी वो BLBC, DLBC और SLBC लेवल पे की जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के डिसबर्समेंट और सैंक्शन के रिगार्डिंग। बाकी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर दोज नॉट कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखो, अब जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर नहीं आते हैं उनके लिए एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी 2017 के अंदर, वो थी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम के अंदर बेसिकली लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है,
तो ये जो न्यू स्कीम थी वो बेसिकली रूरल हाउसिंग को ही प्रमोट करने के लिए लेकर आई गई थी। इसे 2017 के अंदर जो है यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो है वो अप्रूव कर दिया गया था। और इस स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है वो 3% का सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करती है बेनिफिशियरी को। जैसे अगर एक बेनिफिशियरी है, जैसे ए पर्सन है, वो एक पक्का मकान बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो लोन लेने के लिए गया, उसको 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो इसमें से ना 3% का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट पे कर देगी, और इसको सिर्फ 7% का ही इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। It enable people in rural areas to construct new houses or make addition to their existing पक्का houses in order to improve the dwelling units। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये पीपल को इनेबल करते हैं कि वो या तो नया हाउस बनवा सकते हैं या फिर वो अपने एग्जिस्टिंग पक्का हाउस के अंदर एडिशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ये जो स्कीम है इसको नेशनल हाउसिंग बैंक ने इंप्लीमेंट किया था, और जो बेनिफिशियरी है उसको जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है वो अप टू 2 लाख रुपीज़ तक के लोन तक मिल सकती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। यानी कि अगर आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया है 10% के इंटरेस्ट के ऊपर, तो 2 लाख का जो लोन है उसके ऊपर तो आपको 3% का सब्सिडी मिल जाएगा, यानी कि आपको 7% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर 1 लाख का जो लोन है उसके ऊपर आपको पूरा 10% का इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट कैसे, इंटरेस्ट सब्सिडी कैसे मिलता है, तो गवर्नमेंट ये 3% का जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो नेशनल हाउसिंग बैंक को दे देता है। उसके बाद ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपके जो बैंक्स वगैरह हैं उनको दे देते हैं, जिनसे कि वो जो है वो गवर्नमेंट को कम इंटरेस्ट पे लोन इशू जो है वो कर देते हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि रिगार्डिंग थे एजुकेशन लोन और रूरल हाउसिंग के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आते तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, वो है इकोनॉमिक फीचर्स, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप सिस्टमैटिक वे में रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो कोर्स है वो इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे जो ऐप है वो ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप का नाम है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स, और ऐप स्टोर पर हमारी ऐप का नाम है लर्निंग सेशन IIBF। तो इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है iibf.info, उसके थ्रू भी आप हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और अभी हमारे कोर्स में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको अप टू 82% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका नंबर है 8360944207, ठीक है। और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा रूरल बैंकिंग लिख के, तो आपको सारी की सारी जो कोर्स की डिटेल्स है वो यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच इंडिविजुअल, ए ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी lacks the financial resources required to meet their basic needs and maintain a minimum standard of living। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन जहां पर किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के पास इतने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए और एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए, तो उस कंडीशन को हम पॉवर्टी कहते हैं, वेल्थ कहते हैं, प्रोस्पेरिटी कहते हैं या फिर अफ्लुएंस कहते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, पॉवर्टी इज अ करेक्ट आंसर। पॉवर्टी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस पॉवर्टी लाइन। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट तरीके से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करती है। पहले देखो, पॉवर्टी लाइन बेसिकली एक बेंचमार्क होता है, थ्रेशहोल्ड होता है, जिसका यूज किया जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि गरीब माने जाते हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। ये जो पॉवर्टी लाइन है ना वो एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम या फिर कंजम्पशन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए एक शहर है जहां पर एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए महीने में 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो 5,000 रुपये है यही बेसिकली पॉवर्टी लाइन है, ठीक है।
अब अगर किसी के पास 5,000 रुपये है तो वो पॉवर्टी लाइन के अबव है। अगर किसी के पास 5,000 रुपये नहीं है, जैसे अगर उसके पास 3,000 रुपये ही है, तो वो पॉवर्टी लाइन के बिलो माना जाएगा, यानी कि गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ये जो पॉवर्टी लाइन है, इसको गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसर्चर जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, जिसके लिए वो बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, लोकल इकोनॉमिक कंडीशन को कंसीडर करते हैं। तो ये भी बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करी है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Poverty line is typically set by government authorities and international organization based on the cost of basic basket of goods or services that are considered essential for maintaining a minimum standard of living. Which of these is a component of poverty line? ठीक है, देखो पॉवर्टी लाइन को कौन यहाँ पे जो है वो डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि ये पॉवर्टी लाइन को कैसे सेट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो बेसिकली देखो, एक ना कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, जो कि इसेंशियल मानी जाती है एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के। जैसे मान के चलिए, अगर आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो कुछ आपकी बेसिक नीड्स है, जैसे कि आपको एजुकेशन चाहिए, आपको फूड चाहिए, आपको शेल्टर चाहिए, आपको क्लोथ चाहिए। तो ये जो बास्केट है गुड्स और सर्विसेज की, उसकी कॉस्ट को निकाला जाता है। जैसे मान के चलिए ये आपके यहाँ पर कुछ बास्केट बन गई है और इसकी जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपये। तो ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है ना, वो 5,000 को जो है वो पॉवर्टी लाइन जो है वो सेट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉवर्टी लाइन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? पहला देखो, फूड कंपोनेंट होता है। बिल्कुल, ये तो इंक्लूड किया ही जाएगा, यानी कि फूड पे आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है ये इंक्लूड की जाती है। उसके बाद नॉन फूड आइटम्स भी कुछ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो उसके ऊपर कितना खर्च करना पड़ रहा है वो भी इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद कुछ हमारे बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें हमें करनी अच्छी लगती हैं तो उसके ऊपर जो आप खर्च करते हो, जैसे किसी को अगर चाय पीनी अच्छी लगती है तो वो चाय पे खर्च कर रहा है, तो वो इंक्लूड की जाती है। तो ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं पॉवर्टी लाइन के। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जब वो बेसिक बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट को निकाल रही होती है, तो वो इन सभी कंपोनेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करती है और इनको कंबाइन करती है, फिर जाकर पॉवर्टी लाइन को जो है वो सेट करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर used to indicate the proportion or percentage of a population living the below the poverty line. It is a key indicator used to assess the extent of poverty within a specific region, country और population group. ठीक है, तो देखो एक ना स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा पाते हैं कि पॉपुलेशन का कितना प्रपोर्शन या फिर परसेंटेज जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इससे हम असेस कर पाते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक रीजन, कंट्री या फिर पॉपुलेशन ग्रुप के अंदर कितनी पॉवर्टी देखने को मिल रही है। पहला इन्फ्लेशन रेट, पॉवर्टी रेट, पॉवर्टी रेशियो, या फिर बोथ बी एंड सी। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस स्टैटिस्टिकल मेजर को हम यहां पर क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन रेट, पॉवर्टी रेट, या पॉवर्टी रेशियो, या फिर बोथ बी एंड सी? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इसे हम पॉवर्टी रेट भी कह सकते हैं, इसे हम पॉवर्टी रेशियो भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी? तो रूरल पॉवर्टी के मेन कॉजेस क्या है? किसकी वजह से रूरल एरियाज के अंदर गरीबी पाई जाती है? पहला है एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है। तो देखो रूरल एरियाज के अंदर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो खेती के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनको खेती करनी ही आती है। अब एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ जाती है तो लोगों की जो इनकम होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं। जैसे अगर एक खेत है, उससे एक साल के अंदर 1 लाख की इनकम ही जनरेट हो पाती है। तो अगर इस खेत के ऊपर 10 लोग काम करेंगे तो उनको 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर वही 20 लोग काम करेंगे तो उनको कितना मिलेगा? 5-5 हज़ार रुपये मिलेगा। और ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा इनकम कम हो जाएगी। इसके अलावा ये ना काफ़ी वॉलेटाइल होता है, मतलब कि कई बार फसल खराब हो जाती है, फसल खराब हो जाती है तो इनकम ज़ीरो हो जाती है। तो इसकी वजह से रूरल पॉवर्टी देखने को मिलती है। उसके बाद ना लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन, रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं होते हैं, जिससे लोगों को अच्छी एजुकेशन जो है वो नहीं मिल पाती है।
और जब एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाती है तो उनके अंदर वो स्किल्स नहीं आ पाते कि वो कोई जॉब जो है वो कर पाए, और मजबूरी बस उन्हें एग्रीकल्चर ही करना पड़ता है या फिर मजदूरी ही करनी पड़ती है। उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटी भी इनएडुकेट है, जिसकी वजह से उनको हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो खर्च करना पड़ता है। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता है तो उससे ना हमारा जो रूरल एरिया है वो देश के बाकी हिस्सों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता और पीछे रह जाता है। तो ये सारे के सारे आपके कॉजेस होते हैं रूरल पॉवर्टी के। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे के सारे कॉजेज है रूरल पॉवर्टी के। नेक्स्ट बात करते हैं, विच सोल्यूशन कैन हेल्प टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। अगर हम रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम कौन कौन से एक्शंस ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक्शन लेना चाहिए वो हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती कर रहे हैं। तो हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करेंगे, तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक का एक्सेस हमें प्रोवाइड करना है, साथ के साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, जिससे कि रूरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, साथ के साथ जो पॉवर्टी है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्शन आप ले सकते हो। उसके बाद ना आपको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड करना है। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर कंडक्ट करने हैं, ताकि इंडिविजुअल्स के अंदर वो स्किल्स पैदा की जा सके, जिससे वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएँ। उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि वो देश के बाकी हिस्सों के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाए। आसानी से वो आसानी से जो मार्केट्स है वहाँ तक अपने प्रोड्यूस वगैरह को जो है वो लेकर जा सके। तो ये सारे एक्शंस आप ले सकते हो अगर आप रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस जो है वो करना चाहते हो। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अप्रोच defines the poverty line based on minimum level of expenditure required to meet basic needs, maintain a certain standard of living, and escape the poverty. It includes both food and non-food expenditure. The threshold for poverty is determined by, देखो क्या है ना, जब हम ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि कोई बंदा पॉवर्टी लाइन के नीचे है या फिर उससे अबव है, यानी कि कोई बंदा गरीब है या फिर अमीर है, तो वहां पर ना हम एक मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अप्रोच का यूज करते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कोई बंदा पॉवर्टी लाइन के नीचे है या फिर ऊपर है। देखो, आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ खर्च जो है वो करना पड़ता है। तो वो जो मिनिमम खर्च आप करते हो, मिनिमम एक्सपेंडिचर जो है वो करते हो, उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन जो है वो किया जाता है। अगर कोई बंदा वो मिनिमम एक्सपेंडिचर कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के अबव है। अगर वो बंदा मिनिमम एक्सपेंडिचर को नहीं कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा। ठीक है, तो इस अप्रोच के अंदर ये जो पॉवर्टी है उसकी जो थ्रेश होल्ड है, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो हम बेसिकली जो इनकम है पूरे हाउस होल्ड्स की, उसको कंपेयर करते हैं वेरियस हाउस होल्ड्स की इनकम के साथ। ठीक है, या फिर हम एवरेज इनकम निकालते हैं कंट्री के अंदर ऑल हाउस होल्ड्स की, फिर उससे पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं। या फिर हम जो स्पेसिफिक बास्केट है गुड्स और सर्विसेज की, जो कि ज़रूरी है एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए, उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, फिर उससे पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे अगर आपको एक रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो उसकी हम कॉस्ट निकालेंगे, मान के चलिए 50,000, 5,000 रुपये है। ठीक है, तो एक महीने के अंदर आपको 5,000 रुपये मिनिमम एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अगर आप मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके रखना चाहते हो। तो ये जो 5,000 रुपये का वो आपका पॉवर्टी लाइन जो है वो कहलाएगा। उसके बाद एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज, तो ये यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Deprivation refers to lack or absence of basic necessities and essential services that are crucial for maintaining a decent standard of living. Which of the statement is correct regarding the deprivation based approach of poverty measurement? देखो, ये एक नई अप्रोच है जिससे हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। डेप्रिवेशन का मतलब होता है जब आपको बेसिक नेसेसिटीज की जो चीजें हैं वो नहीं मिल पाती है। जैसे अगर किसी को एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही तो हम कहेंगे डेप्रिवेशन है उसको। अगर किसी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है तो हम कहेंगे डेप्रिवेशन है उसको। ठीक है, तो अब डेप्रिवेशन अप्रोच के अंदर ना हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई बंदा कितना डेप्रिवेशन फेस कर रहा है, यानी कि वो उनको कितनी चीज़ें जो है वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि कितनी इसेंशियल चीज़ें हैं और लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो नेसेसिटी सर्विसेज और चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि वो गरीब है।
तो पहले देखो, दिस अप्रोच फोकस ऑन मेजरिंग पॉवर्टी बाय असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिवेशन इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल करेक्ट है कि हमारी लाइफ के अंदर कितना डेप्रिवेशन है, कितनी इसेंशियल चीज़ों को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको असेस किया जाता है। ठीक है, डेप्रिवेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ों का लैक और एब्सेंस है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग कंडीशन, एक्सेस टू क्लीन वाटर और सैनिटेशन एंड मोर। अगर कोई इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड है, वो यहाँ पर एक से ज़्यादा डेप्रिवेशन को एक्सपीरियंस करा है, जैसे कि उसे क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, या फिर क्लीन वाटर और सैनिटेशन नहीं मिल रहा है, या फिर एजुकेशन, हेल्थ और क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जो बंदा है वो गरीब है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी चीज़ें करेक्ट है, सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द डेप्रिवेशन बेस्ड अप्रोच फॉर पॉवर्टी मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम फूड कंजम्पशन अप्रोच फोकस्ड ऑन। जो मिनिमम फूड कंजम्पशन अप्रोच है वो किसके ऊपर फोकस करती है। तो देखो, हर बंदे को ना मिनिमम फूड चाहिए होता है, हर फैमिली, हर हाउस होल्ड, हर इंडिविजुअल को एक मिनिमम फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, मिनिमम कैलोरी इनटेक की ज़रूरत पड़ती है हेल्दी रहने के लिए। तो अगर कोई बंदा इस मिनिमम फूड को अचीव कर पा रहा है, जैसे अगर मान लो जो फूड है उसकी जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपये, यानी कि अगर कोई बंदा हेल्दी रहना चाहता है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहता है, तो फूड के ऊपर कम से कम उसे 5,000 रुपये जो है वो खर्च करना पड़ेगा एक महीने के अंदर। तो अगर कोई इस फूड को मैनेज कर पा रहा है, यानी कि वो फूड को खरीद पा रहा है, 5,000 रुपये है उसके पास फूड को खरीदने के लिए, तो हम मानेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन से अबव है, अदरवाइज वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो ये जो मिनिमम फूड कंजम्पशन अप्रोच है, ये किसके ऊपर फोकस करता है। तो ये ना एजुकेशन के ऊपर जो मिनिमम एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसको मेजर करता है, या फिर ये ना पॉवर्टी लाइन सेट करता है मिनिमम कैलोरी इनटेक के बेसिस के ऊपर। यानी कि अगर कोई पर्सन जो है बेसिक न्यूट्रिशंस के लिए मिनिमम कैलोरी इनटेक जो चाहिए होता है, अगर वो उसे ले रहा है, यानी कि उसे मिनिमम कैलोरीज मिल रही हैं, यानी कि मिनिमम फूड मिल रहा है, तो हम मानेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन से अबव है, अदरवाइज वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो है वो माना जाएगा। यानी कि इसके अंदर हमारा मेन फोकस फूड के ऊपर है कि कोई बंदे को फूड मिल पा रहा है या फिर नहीं पा रहा है, और ये कि इसकी लिमिटेशन भी है, क्योंकि देखो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए सिर्फ खाना नहीं चाहिए होता है, इसके अलावा हमें और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, हेल्थ सर्विसेज देखी जाती हैं, एजुकेशन, पर इसके अंदर सिर्फ फूड पे जो है फोकस किया गया है, ताकि और इसीलिए ये अप्रोच इतनी अच्छी जो है वो नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई भी डाउट हो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश रेफर्स टू मोड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ सबको चाहिए, हमें चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए। हर कोई चाहता है कि अगर उसकी इनकम अभी 10,000 रुपये है तो आने वाले सालों में उसकी इनकम बढ़कर 1,00,000 रुपये हो जाए। ठीक है, पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम खुद की ग्रोथ करने के चक्कर में कहीं फ्यूचर जनरेशन की जो ग्रोथ है उसको तो नहीं रोक रहे। जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ वाटर की, देखो वाटर लिमिटेड है, आप सभी को पता है पीने वाले पानी की कमी है, कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर लोगों को पीने वाला पानी जो है वो खरीदना पड़ रहा है, खरीद के पीना पड़ रहा है, उसको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आज की जो जनरेशन के लोग हैं वो वाटर को बिंदास यूज करते हैं, मतलब उनको फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं है कि हमारे आने वाले बच्चों को पानी की कमी ना हो जाए या फिर उनको पानी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। वो क्या करते हैं, बिंदास वाटर का यूज़ करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि गर्मियों में शावर खोल के बैठ जाते हैं और एक एक घंटा बस शावर के नीचे रहते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं। तो देखो आपको जब ऐसी चीज़ें होती है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन मतलब कि आपको सोचना चाहिए कि अगर हम अभी पानी बर्बाद करेंगे तो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स का क्या होगा। तो हमें ग्रोथ इस तरीके से करना है, यानी कि हमें पानी को इस तरीके से यूज करना है कि हमारी भी ग्रोथ हो, फ्यूचर जनरेशन की भी यहाँ पर ग्रोथ हो। ठीक है, तो इस तरह की जो अप्रोच होती है डेवलपमेंट की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, या फिर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कह देते हैं उसको। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जैसे ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आजकल देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और आने वाले सालों के अंदर धरती जो है वो इंसानों के रहने के लायक नहीं रहेगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
तो आपको जब ये चीजें पता है तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ऐसे की जानी चाहिए कि फ्यूचर में उसका ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े आने वाली जनरेशन के ऊपर। और गवर्नमेंट इसके लिए काफी ज्यादा काम भी कर रहे हैं और इस डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर सेट ऑफ 17 पॉइंटेड टारगेट्स। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द। देखो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये बेसिकली है क्या, तो हमारे जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर थे जिसके अंदर भारत भी आता है, उन्होंने 2012 के अंदर री डी जेनेरियो काउंसिल के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्सेप्ट किया था। यानी कि यहाँ पर 17 गोल्स थे जिनके ऊपर कंट्रीज ने काम करने का वादा जो है वो किया था, जिसके अंदर इंडिया भी था। यानी कि उन्होंने बोला था कि अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन पूछना था कि वो जो मेंबर्स थे जिन्होंने इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एजेंडा को एक्सेप्ट किया था, वो मेंबर्स किसके थे। ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डेवलपमेंट, या फिर यूनाइटेड नेशन, या फिर बोथ एएनसी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस इज द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशंस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा वाज इंप्लीमेंटेड इन, ये जो सस्टेनेबल गोल्स एजेंडा इसको एक्सेप्ट तो 2012 के अंदर कर लिया गया था, पर इसे इंप्लीमेंट कब किया गया था वो आपने यहाँ पर बताना है। 2010 के अंदर, 2012 के अंदर, 2015 के अंदर, या फिर 2018 के अंदर। तो फटाफट से बताइए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा है इसे कब इंप्लीमेंट किया गया था, 2010 में, 2012 में, 2015 में, या फिर 2018 में। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 2015 इज द करेक्ट आंसर। 2015 के अंदर जो है इसे इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रीन बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड टू रेज फंड स्पेसिफिकली earmarked for project or activities that have positive environmental or climate benefits. Green bonds are bonds issued by। देखो ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है, देखो अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी है वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करना चाहती है जिसका एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जैसे मान के चलिए कि एक कंपनी है वो एक शहर के अंदर जहाँ पॉपुलेशन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क बनाना चाहती है और उसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं ताकि पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके और लोगों को फ्रेश एयर दी जा सके। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने के लिए इसको पैसों की ज़रूरत है, तो ये ना इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन बॉन्ड इशू कर सकते हैं। और ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे तो इनको फंड्स मिलेंगे जिससे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट जो है वो कर पाएंगे। तो ये जो ग्रीन बॉन्ड्स है इसको कौन इशू कर सकता है, सॉवरेन एंटिटी यानी कि गवर्नमेंट इशू कर सकती है, या फिर कॉर्पोरेट से इशू कर सकते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इशू कर सकते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। इन ग्रीन बॉन्ड्स को कॉर्पोरेट्स और सॉवरेन एंटिटी दोनों ही इशू जो है वो कर सकते हैं और फंड रेजिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसका यूज बेसिकली फंड रेजिंग के लिए जो है वो किया जाता है। उसके बाद देखो, इंडिया इज कमिटेड टू SDG 13 which calls for climate action. India has made 5 Panch Amrit commitment to combat climate change. Which of these not included in Panch Amrit commitment? देखो क्या था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे 17, उसमें जो 13 गोल था वो था क्लाइमेट एक्शन लेना, यानी कि क्लाइमेट चेंज को रोकना। तो यहाँ पर इंडिया ने वादा किया था, 5 पंच अमृत कमिटमेंट किए थे कि वो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करेंगे, यानी कि 5 चीजों के ऊपर वो काम करेंगे। तो इनमें से वो कौन से कमिटमेंट है जो कि पंच अमृत कमिटमेंट के अंदर नहीं आती है। पहला देखो, फर्स्ट एजेंडा वाज टू रेज नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ कंट्री 500 गीगावाट बाय 2013। तो बिल्कुल करेक्ट है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कमिटमेंट जो है वो इंडिया ने दी थी। उसके बाद अचीविंग द टारगेट फॉर नेट जीरो एमिशन बाय ईयर 2070, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 2070 तक जो यहाँ पर नेट जीरो एमिशन था उसे यहाँ पर अचीव करना है, यानी कि 2070 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एमिशन को हमें बिल्कुल ही रोक देना है। उसके बाद फुलफिलिंग 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2013, बिल्कुल करेक्ट है। 2030 तक इंडिया जो है 50% अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी से कंप्लीट फुलफिल करेगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बाय 2014, तो ये कमिटमेंट जो है वो नहीं थी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, द 17 गोल्स एग्रीड अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड। देखो वो जो 17 गोल्स थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर वो कौन कौन से थे, इनमें से कौन कौन से वो 17 गोल्स के अंदर जो है वो आते थे। पहला देखो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ वेलबींग,
क्वालिटी एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे 17 गोल्स के अंदर थे। अब वो जो 17 गोल्स थे उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता था नो पॉवर्टी, यानी कि हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर जो गरीबी है उसको खत्म करनी है, जीरो कर देनी है। उसके बाद दूसरा गोल था जीरो हंगर, यानी कि ये जो भुखमरी है उसे भी हमें खत्म कर देनी है, यानी कि लोगों को खाना प्रोवाइड करना है, यानी कि इस तरीके से हमें ग्रोथ करनी है कि किसी को भी खाने की कमी जो है वो ना हो। उसके बाद जो इनइक्वालिटी है उसे हमें रिड्यूस करना है। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी की बात हो रही है वह है जो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको हमें यहाँ पर कम करना है। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ हमें जो है वो बनानी है तहाँ जहाँ पर लोग आसानी से रह पाएँ। उसके बाद जो कंजम्पशन है प्रोडक्शन है उसे हमें रिस्पॉन्सिबल जो है वो बनाना है। क्लाइमेट एक्शन लेना है ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि स्किलफुल लोग जो है वो डेवलप किए जा सके। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, मेल और फीमेल को इक्वल राइट जो है वो प्रोवाइड करने हैं। क्लीन वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी है और डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद जो वाटर के बिलो जो लाइफ है, यानी कि जो मछलियां वगैरह है या फिर जो समुद्री जल जीव हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट जो है वो करना है। और जो लैंड की जो लाइफ है उसे भी हमें प्रोटेक्ट करना है, यानी कि जो भी हमारी जो लैंड इरोजन होता है उसे हमें यहाँ पर जो है वो रोकना है। पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना है और यहाँ पर पार्टनरशिप के साथ जो है वो गोल को अचीव करना है। ठीक है, साथ के साथ गुड हेल्थ, वेलबींग, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हमें फोकस जो है वो करना है। तो ये आपके यहाँ पर 17 जो है वो गोल्स थे। तो यहाँ पर हमने रूरल बैंकिंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, एक था रूरल हाउसिंग और एजुकेशन लोन्स और एक था इकोनॉमिक फीचर्स। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। और मैं आपको बता दूँ कि ये बेसिकली हमारी CIB इलेक्टिव सब्जेक्ट रूरल बैंकिंग की जो है वो क्लास थी। ठीक है, रूरल बैंकिंग की एक ऑलरेडी हमारी जो है वो क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने रूरल बैंकिंग की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पढ़ा था। तो उसको भी जाकर ज़रूर जो है वो देख लेना। इसके अलावा अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रूरल बैंकिंग के अलावा सेंट्रल बैंकिंग या फिर HRM है तो उसकी क्लासेस भी मैंने कंडक्ट की हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वीडियो सेक्शन के अंदर आपको वीडियो जो है वो मिल जाएंगी, लेटेस्ट वीडियोज़ हैं। ठीक है, और इसी की तरीके से आगे भी हम आपके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो लेकर आते रहेंगे। तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को जो है वो ज्वाइन करना है अगर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना चाहते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो हम यहाँ पर ओवर करते हैं। सेशन को ओवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास रूरल बैंकिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है जहां पर आपको रूरल बैंक का सारा सिलेबस कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री PDF नोट्स मिल जाते हैं और लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स है। अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको 82% तक का ऑफ मिल जाएगा, जिसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज करना होगा और वहाँ पर आपको डिस्काउंट से रिलेटेड सारी डिटेल जो है वो मिल जाएंगी, कूपन कोड्स वगैरह भी जो है वो मिल जाएंगी। बस आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहाँ पर मैसेज करना है रूरल बैंकिंग कोर्स डिटेल्स, आपको उसी वक्त सारी कोर्स डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी और इलेक्टिव सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे HRM हो, चाहे आपका सेंट्रल बैंकिंग हो, चाहे IT एंड DB हो, चाहे आपका रिस्क मैनेजमेंट हो, तो उसकी भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप्स के ऊपर और हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो वहाँ पर जाकर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।